आज के टीवी शोज को देखकर लगता है जैसे रियल लाइफ में कुछ भी नॉर्मल बचा ही नहीं। एक एपिसोड में शादी होती है, दूसरे में डाइवोर्स, तीसरे में कोई वापस जिंदा हो जाता है और बैकग्राउंड में हमेशा वही ड्रामेटिक म्यूजिक, जैसे उसके बिना टीआरपी मिलती ही नहीं। कहानी से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है स्लो मोशन रिएक्शन को, एक शॉट पर 4 लोगों के क्लोजअप, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हर शो में कोई ना कोई एविल आंटी होती है जिसका काम है बस चाहे किसी की शादी तोड़ना हो या प्रॉपर्टी चुरानी हो। मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे टॉक्सिक रियलिटी बन गया है, जहाँ लॉजिक छुट्टी पे गई है और ड्रामा परमानेंट रेजिस्टेंट बन गया है। लेकिन एक टाइम था जब टीवी देखना मतलब सिर्फ टाइम पास नहीं, एक एक्सपीरियंस होता था, जब रिमोट में सिर्फ एक बटन होता था और वो भी दूरदर्शन के लिए। ना ओवर एक्टिंग, ना ओवर ड्रामा, बस सिंपल स्टोरी, रियल इमोशंस और रिलेटेबल लोग। मालगुडी डेज का इनोसेंस हो, हम लोग की सिंपलिसिटी, या रामायण और महाभारत का कल्चर इम्पैक्ट, उन शोज ने सिर्फ टीआरपी की वैल्यू नहीं दी थी, होते थे। पर एक सवाल यहाँ उठता है, ये दूरदर्शन जिसने इंडियन टेलीविजन का फाउंडेशन रखा, वो आखिर कब, कैसे, क्यों स्टार्ट हुआ था? 1959 में जब इंडिया अपनी पहचान बना रहा था, तब एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा था टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में एक स्मॉल एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ दूरदर्शन का जन्म हुआ। कोई ग्रैंड लॉन्च नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ एक विजन था, एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। गवर्नमेंट का एम सिंपल था, टीवी को सिर्फ लग्जरी नहीं, एक लर्निंग टूल बनाना। और सोचो, तब के टाइम में कुछ 100 टेलीविजन सेट थे और ट्रांसमिशन सिर्फ 1 आवर का होता था, लेकिन वही 1 घंटा बन गया भारत के नए चैप्टर का फर्स्ट पेज। 1959 से लेकर 1975 तक दूरदर्शन एक सिंगल चैनल सेटअप था, डीडी नेशनल, जिसे उस वक्त टेलीविजन इंडिया का नाम से जाना जाता था। और सोचो, उस टाइम पे कोई 24/7 ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती थी। स्टार्टिंग में सिर्फ वीक में 3 दिन और हर दिन सिर्फ कुछ ही घंटे ट्रांसमिशन होता था। प्रोग्राम शेड्यूल इतने लिमिट थे कि लोग अपने घड़ियां सेट कर लेते थे, अभी टीवी चालू होगा। उन अर्ली डेज में डीडी नेशनल पर मोस्टली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल शो आते थे, जैसे कृषि दर्शन फार्मर्स के लिए, स्कूल ब्रॉडकास्ट और कुछ कल्चर परफॉर्मेंस। एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट तब भी था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ मजा नहीं, मीनिंग देना था। 1976 जाके दूरदर्शन ने अपनी पहली ऑफिशियल आइडेंटिटी बनाई, ऑल इंडिया रेडियो से अलग होकर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया। दूरदर्शन का असली इम्पैक्ट तब दिखने लगा जब उन्होंने न्यूज बुलेटिन स्टार्ट की। 1965 ये वो साल था जब इंडिया में पहली बार टेलीविजन न्यूज बुलेटिन ब्रॉडकास्ट हुआ। बस कुछ मिनट्स का प्रोग्राम था, लेकिन उसने एक नए एरा शुरू कर दिया, इन्फॉर्मेशन फॉर कॉमन मैन। तब के न्यूज बुलेटिन में फ्लैशी ग्राफिक्स नहीं, ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, सिर्फ ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट था। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर जब एंकर न्यूज पढ़ते थे तो उनके शब्दों में एक काम कॉन्फिडेंस होता था, जिसे लोग उन्हें देश की आवाज मानते थे। उस वक्त के कुछ लेजेंडरी न्यूज एंकर ने तो लिटरली दूरदर्शन फेस ऑफ क्रेडिबिलिटी बना दिया। सलमा सुल्तान अपनी ग्रेसफुल स्टाइल और ट्रेडमार्क रोज के लिए फेमस हुई। प्रतिमा पुरी, जिन्होंने इंडिया का पहला टीवी न्यूज बुलेटिन होस्ट किया, और तेजस्वर सिंह, जिनकी बैरिटोन वॉइस ने न्यूज को एक नई पहचान दी। 1982 एक ऐसा साल जहां दूरदर्शन ने सिर्फ देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये वो वक्त था जब इंडिया ने एशियन गेम होस्ट किया, और इसी इवेंट के साथ दूरदर्शन ने अपना सबसे बड़ा लीप लिया, कलर टेलीविजन का लॉन्च। सोचो, पहली बार इंडियन ऑडियंस ने अपने टीवी स्क्रीन पर रंग देखा, स्टेडियम के फ्लैग्स, एथलीट्स और इंडिया का ट्राई कलर, सब कुछ लाइव और कलरफुल। इस हिस्टोरिक मूवमेंट ने दूरदर्शन को सिर्फ एक चैनल नहीं, नेशन वाइज इमोशन बना दिया। इसी दौरान दूरदर्शन ने एक और रिमार्केबल स्टेप लिया, प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस और नेशनल इवेंट को लाइव ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। देश के लोगों ने पहली बार अपने नेताओं को डायरेक्टली टीवी पर एड्रेस करते देखा, बिना न्यूज़पेपर के डिले के, बिना रूमर्स के। ये मूवमेंट था जब टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं, कनेक्टिविटी और डेमोक्रेसी का ब्रिज बन गया। और 1982 के मेमोरेबल टीवी शोज की बात करें तो कुछ नाम आज भी लेजेंड बन चुके हैं, कृषि दर्शन, चित्रहार, समाचार, खेल खिलाड़ी का, और लेखू और देखू। 1986 में दूरदर्शन पर एक ऐसा शो स्टार्ट हुआ जिसने न सिर्फ टीवी फॉर्मेट को बदला बल्कि पूरी जनरेशन की व्यूइंग हैबिट्स को रिडिफाइन कर दिया। रामायण, रामानंद सागर के डायरेक्शन में बना ये शो दूरदर्शन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस वक्त टीआरपी का कॉन्सेप्ट आज के डिजिटल स्केल जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी रामायण ने रिकॉर्ड तोड़ पॉपुलैरिटी हासिल की। कहा जाता है कि उसके टेलीकास्ट के टाइम इंडिया लिटरली रुक जाता था, रोड्स खाली, मार्केट क्वाइट, और लोग अपने टीवी के सामने बैठ जाते थे जैसे कोई नेशनल इवेंट हो रहा हो। एक सर्वे के मुताबिक रामायण के एपिसोड को उस दौर में 8 करोड़ से ज्यादा लोग रेगुलरली देखते थे, जो उस समय के लिए अनइमेजिनेबल नंबर था। कई जगहों पर लोग टीवी के सामने अगरबत्ती जलाते थे और राम सीता के दर्शन को रिलीजियस रिचुअल की तरह सेलिब्रेट करते थे। रामायण और महाभारत के अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस के बाद दूरदर्शन ने अपनी रीच और कंटेंट दोनों को एक्सपेंड करना शुरू किया। अब गोल सिर्फ एक चैनल पर प्रोग्राम दिखाना नहीं था, बल्कि देश के हर रीजन तक अपनी वॉइस पहुंचाना था। 1988 में डीडी मेट्रो
मेट्रो लॉन्च हुआ, जिसे DD2 भी कहा जाता है, जिसका फोकस ज्यादा अर्बन ऑडियंस पर था, जहां एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और यूथ ओरिएंटेड शो को जगह दी गई। ये चैनल दूरदर्शन के लिए एक एक्सपेरिमेंट था और धीरे धीरे उसने मेट्रो सिटीज में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसी दौर में रीजनल लैंग्वेज में भी DD चैनल शुरू हुए। DD बांग्ला, DD पंजाबी, DD मलयालम और DD तमिल जैसे नेटवर्क ने। ये एक स्मार्ट मूव था जिससे दूरदर्शन ट्रूली देश का टेलीविजन बन गया। 1980s के एंड तक DD के पास सिर्फ एक नेशनल चैलेंज नहीं बल्कि एक मल्टी लेयर नेटवर्क था, जहां न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कल्चर सब एक साथ चल रहे थे। इसी पीरियड में कुछ मेमोरेबल शोज भी आए, हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़ और फौजी, जिनमें हर एक ने अपनी स्टोरी टेलिंग से इंडियन मिडिल क्लास को इमोशनली टच कर दिया। 1991 भारत के इकोनॉमी हिस्ट्री का एक क्रूशियल साल था। इस साल लिबरलाइजेशन पॉलिसी लागू हुई, एक ऐसा डिसीजन जिसे सिर्फ बिजनेस नहीं, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बदल गई। इस पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को एंट्री देनी शुरू की और वहीं से इंडियन टेलीविजन एक मोनोपोली से मार्केट बन गया। सबसे पहले प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल था ZTV, जो 1992 में लॉन्च हुआ और उसने टेलीविजन व्यूइंग का कॉन्सेप्ट को रिडिफाइन कर दिया। जी ने अपनी प्रोग्रामिंग में मॉडर्न थीम, फैमिली ड्रामा और ऑडियंस एंगेजमेंट पर फोकस किया। अंताक्षरी, तारा और सारेगामापा जैसे शो ने इंटेंसली लोगों का दिल जीत लिया। थोड़ी ही देर में 1995 के आसपास सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने भी एंट्री ली। सोनी ने कंटेंट क्वालिटी और प्रेजेंटेशन दोनों में एक नई स्टैंडर्ड सेट किया। CID, बूगी वूगी और जस्सी जैसी कोई नहीं जैसे शो ने ऑडियंस को दूरदर्शन से अलग एक फ्रेश एक्सपीरियंस दिया। उसके बाद स्टार प्लस, सब टीवी, सेट मैक्स जैसे चैनल्स आए, जिनसे इंडियन ऑडियंस के पास ऑप्शन बढ़ गया। अब टीवी जनरेशन के व्यूवर्स, स्पेशली किड्स और टीनेजर, रैपिडली केबल नेटवर्क और इंटरनेशनल कार्टून की तरफ जा रहे थे। उन्हें रिटेन करने के लिए डीडी ने अपनी खुद की एनिमेटेड शो और डब कार्टून सीरीज स्टार्ट किया और इस दौर में कुछ पॉपुलर प्रोग्राम थे मोगली, द जंगल बुक, तेनाली रामा, विक्रम बेताल और मुल्ला नसरुद्दीन, जिनमें इंडियन फोकलोर और मोरल वैल्यूज को एनिमेशन के जरिए दिखाया गया। डीडी ने शक्तिमान और कैप्टन व्योम जैसे सुपर हीरो शो के थ्रू किड्स और टीन्स के बीच में साइंस फिक्शन और देसी हीरोइज्म का ब्लेंड भी इंट्रोड्यूस किया। ये एफर्ट्स दूरदर्शन के लिए एक नई ऑडियंस बेस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन साथ ही कंपटीशन भी फास्ट ग्रो कर रहा था। कार्टून नेटवर्क, पोगो और डिज्नी जैसे चैनल्स ने एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी टेलिंग का स्टैंडर्ड को काफी हाई कर दिया। 2003 में दूरदर्शन ने अपनी डेडिकेटेड 24 आवर न्यूज चैनल डीडी न्यूज लॉन्च करके एक बड़ा कदम उठाया। इसका गोल था क्रेडिबल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रोजाना और रियल टाइम में पहुंचाना। लेकिन प्राइवेट चैनल जैसे आज तक और NDTV के कंपैरिजन में डीडी न्यूज का फॉर्मेट थोड़ा ट्रेडिशनल और स्लो पेस था। 2010 के आसपास दूरदर्शन अपनी पॉपुलैरिटी पीक से नीचे आने लगा। प्राइवेट चैनल कंटेंट इनोवेशन, मॉडर्न प्रेजेंटेशन और मार्केट में आगे निकल गए, जबकि दूरदर्शन अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज के कॉन्ट्रास्ट में बनकर रह गया। क्रिएटिव फ्रीडम लिमिटेड थी, ब्यूरोक्रेसी स्लो थी और मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। नए व्यूवर्स एंटरटेनमेंट और न्यूज दोनों के लिए सैटेलाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर गए और डीडी के प्रोग्राम्स अपनी पुरानी चांस में अटक कर रह गए। इस दौर में दूरदर्शन अब भी रेलेवेंट था, लेकिन कंपटीशन के पेस के साथ नहीं चल पा रहा था। 2020 में जब पूरा देश लॉकडाउन में था और लोग अपने घरों में कॉन्फाइंड थे, तब इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने एक नॉस्टैल्जिक डिसीजन लिया, दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण को दोबारा टेलीकास्ट करने का। सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि डेकेड्स के बाद भी लोगों में उस शो के लिए एक्साइटमेंट वापस आ गई और कुछ हफ्तों के लिए दूरदर्शन फिर से देश का सबसे ज्यादा देखने वाला चैनल बन गया। रामायण ने जरूर दूरदर्शन को एक टेम्परेरी बूस्ट दिया, लेकिन वो मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि चैनल अपने राइवल्स के सामने दोबारा खड़ा हो सके। आज भी डीडी अपनी लेगेसी और क्रेडिबिलिटी के लिए रिस्पेक्टेड है, लेकिन कंपटीशन की डिजिटल दौर में उसकी रिलेवेंस मेंटेन करना एक कांस्टेंट चैलेंज बना हुआ है। दूरदर्शन का सफर एक रिमार्केबल जर्नी रहा, एक्सपेरिमेंट से लेकर नेशनल आइडेंटिटी तक। लेकिन टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बदली, ऑडियंस बदली और दूरदर्शन अपने ही दौर में कहीं रुक सा गया। आज भी उसकी लेगेसी इंडियन टेलीविजन के फाउंडेशन में बस चुकी है, लेकिन इनोवेशन के रेस में वो धीरे धीरे पीछे छूट गया, जैसे एक पुरानी डायरी जिसमें हर पेज पर एक याद लिखी हो। दूरदर्शन भी आज एक नॉस्टैल्जिक चैप्टर बन चुका है, जो हमेशा याद दिलाता है कि कभी एक स्क्रीन ने पूरे देश को एक साथ जोड़ा था। हर नए दौर में नए चैनल आते हैं, पर दूरदर्शन जैसा पहला चैप्टर कभी दोबारा नहीं लिखा जाता।